नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उथल पुथल की खबरें हैं और इस उथल पुथल में एक बार फिर से सरकार पर संकट बढ़ता जा रहा है। दरअसल हुआ क्या है कि शिवसेना के कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार में कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे 5 मंत्रियों समेत 25 विधायकों के साथ नॉट रीचेबल हैं। एकनाथ शिंदे के इस कदम से बाद एक बार फिर से कयासों का बाजार गर्म हो गया है और माना जा रहा है कि शिंदे ठाकरे सरकार के खिलाफ बड़ा गेम कर सकते हैं। साथ ही खबर यह भी है कि और विधायक भी उनके पास पहुंच सकते हैं। सोमवार को एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना नीत एमवीए गठबंधन को झटका दिया और इसके बाद मंगलवार को पार्टी के 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों के बागी होने की खबर मिली। इसके साथ ही करीब 3 साल पहले बनी महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे नीत अघाड़ी सरकार संकट में आ गई है। अगले कुछ घंटों में महाराष्ट्र में बड़ा खेला हो सकता है। सीएम ठाकरे ने आज आपात बैठक बुलाई है, वहीं बागी विधायक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर एकनाथ शिंदे हैं कौन जो उद्धव सरकार के लिए अभी टेंशन बने हुए हैं। साथ ही एक सवाल यह भी है कि क्या एकनाथ शिंदे अगर चाहें तो उद्धव सरकार पर असर डाल सकते हैं और खेला करने के लिए उनके पास पर्याप्त नंबर हैं या फिर नहीं। इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। हमारे साथी हैं पुराने, वो भी वापस आ जाएंगे। किस तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं आप? मनाने की देखिए, मैं एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ। वो ऐसे व्यक्ति है, वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाए। क्या 80 घंटे की सरकार की तरह ये भी असफल होगा ये प्रयत्न? पूरा असफल होगा। यह पुतल पुतल तो थी, वो अभी बाहर आई है, क्योंकि 2.5 साल में महाराष्ट्र का जो सरकार है महाविकास आघाड़ी का, वह जनता के हित में कुछ भी कर नहीं पाया। जनता असंतुष्ट है, यह जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले आमदार असंतुष्ट है और उसका नतीजा आप देखेंगे कि राज्यसभा चुनाव में आया, हमारा तीसरा कैंडिडेट चुन के आया। उसके बाद में अभी विधान परिषद हुई, हमारे पास 0 एक्सेस कोटा होते हुए भी हम लोग 5वां कैंडिडेट चुन के लाया। इसका मतलब देवेंद्र जी की रणनीति तो है ही, महाराष्ट्र की जनता के मन में ये सरकार के प्रति असंतोष है, आमदारों के मन में नाराजी है और उसका प्रकटीकरण इस चुनाव के माध्यम से हुआ है। तो सर, संजय राउत का कहना है कि एकनाथ शिंदे कट्टर शिवसैनिक हैं और जल्दी ही शिवसेना में लौट आएंगे। दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में राजस्थान या मध्य प्रदेश का पैटर्न लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र बहुत अलग है बाकी राज्यों से। महाराष्ट्र अलग है तो महाराष्ट्र क्या उनकी जायदाद है क्या? हम कहाँ से आए? पाकिस्तान से आए हैं? महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लोकप्रिय लीडर देवेंद्र फडणवीस है। तो महाराष्ट्र किसी के बाप की जागीरदारी नहीं है, हम भी महाराष्ट्र के, हमारा महाराष्ट्र है। और 2.5 साल में आप महाराष्ट्र की क्या बाट लगाई है, महाराष्ट्र देख रहे हैं। देखो, भाजपा की जो राजनीति है, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग, केंद्र की तपास यंत्रणा का दुरुपयोग और सत्ता से पैसा और उसमें और सत्ता कैसे कमाना, यही उनकी रणनीति रही है। ये असत्य की तरफ भारतीय लोकतंत्र को लेके जा रही है और इसलिए सत्य की विजय होगी। थोड़ा सा रहता है धूप छाव, जो निसर्ग का नियम है, उस तरह से परिस्थितियां रहती है, लेकिन ये धूप निकल जाएगी और सब अच्छा होगा। क्या काँग्रेस पार्टी ने अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया है? कोट्यामध्ये बदल झाला, काय गडबड झाली? मी सांगितलं मगाशी। कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को दिल्ली बुलाया है, इस बारे में नहीं, आज कोई दिल्ली उल्ली नहीं है। आज मैं खुद ही बम्बई जाकर सभी नेताओं से मैं कांग्रेस के बुलाया हूँ, सभी पार्टी के विधायकों को भी बुलाया हूँ, मंत्री को भी बुलाया हूँ और वहाँ पे चर्चा कर। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। देशबंधु दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुन्ना खान जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। और आनंद त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। मुन्ना खान जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। क्या चल रहा है सर इस समय महाराष्ट्र में? क्या महाविकास अघाड़ी की सरकार पर संकट बढ़ रहा है? क्या सरकार गिर जाएगी? पहली बात तो ये है मैडम जी कि जब से ये भाजपा की सरकार आई है, 8 साल से लगातार लोकतंत्र पे हमला हो रहा है।
आपने देखा होगा कई कई राज्यों में इस तरीके की भाजपा की जो नीति रहती है कि जहां गठबंधन की सरकार हो वहां पे ये चोट करने की कोशिश करती है। और सैंपल के तौर पे आप राजस्थान देख लो, कितनी ये शोर शराबे के बाद वो तो हमारे जादूगर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी थे कि वहां कुछ नहीं हुआ और भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। तो मैं समझता हूँ ये भाजपा को ये नीति और नियत ये बदलनी चाहिए और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए इन्हें अच्छे कार्य करने चाहिए। जो गठबंधन में जो सरकार है उनको उकसाने की कोशिश हो रही है, उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है, चाहे वो ईडी सीबीआई का दबाव हो, चाहे धन बल का प्रयोग हो। तो इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या होती है। ऐसा बीजेपी से हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसा करने की कोशिश न करें। और सवाल ये है कि जो हमारे कुछ रूठे हुए विधायक है वो आला कमान के पास बात पहुंच चुकी है, तो ये 1-2 दिन में मसला बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास जो डिबेट में बैठूंगा तो आपको मैं बधाई दूंगा, हमारी जो विकास महाआघाड़ी सरकार है उसके लिए आपको बधाई दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे संजय राउत जी ने कहा कि ऐसा कोई भूचाल नहीं आ रहा है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। और खास करके भाजपा को फिर इस बार राजस्थान के तरह महाराष्ट्र में भी मुंह की खानी पड़ेगी। जी दीक्षित मैडम साहब, जी, जो राजस्थान में हुआ वो आप महाराष्ट्र में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता मिलेगी ही इस बात की क्या गारंटी है? देशबंधु जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज मिल रही थी। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो राजस्थान में हुआ था वो आप महाराष्ट्र में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं क्या? और अगर कोशिश है भी तो इस कोशिश में आपको सफलता मिल ही जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है? नहीं पल्लवी जी, देखिए जैसा कि अभी इन्होंने आरोप लगाया उसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ। और आप बताइए, इनकी सरकार का एक कैबिनेट मंत्री और 25 विधायक गायब हुए, इसमें भाजपा का तो कोई हाथ नहीं है। पहले इस सवाल का जवाब हमारे कांग्रेस मित्र देना चाहेंगे कि आपकी सरकार वहाँ है और आपकी सरकार का एक जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री 25 विधायकों के साथ लापता है, इसमें भाजपा कहाँ दोषी है? और दूसरी चीज, आप लापता पल्लवी होकर जी जिस जगह पर गए हैं ना सर, वो जगह बड़ी खास है। गुजरात के सूरत पहुंचे हैं ये सारे के सारे लापता होकर। वो जगह, उस कारण का पता करना चाहें, देखिए इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इनके मुख्यमंत्री को यह तो जानकारी होनी चाहिए कि उनका एक सहयोगी जो कि कैबिनेट मंत्री स्तर का है वो 25 विधायकों के साथ अचानक लापता हो जाता है और ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं। और आपने देखा, चाहे राजस्थान की बात हो और चाहे महाराष्ट्र की बात हो, जहां जहां कांग्रेस विपक्ष सरकारें हैं, आपने देखा इनकी जो है अति महत्वाकांक्षा या अवसरवादिता की जो राजनीति है वो अस्थिरता हमेशा पैदा करती रहती है। इनमें आपस में तालमेल कभी नहीं रहा, सरचौवल हमेशा रही। अभी देखें, आगामी राष्ट्रपति चुनाव हैं, उसके लिए नाम आया श्रीमान शरद पवार जी का, तब भी सहमति नहीं बन पाई और स्वास्थ्य कारण या किसी कारण से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। फिर महाराष्ट्र में 3 वर्षों से जब इनकी सरकार बनी, आपने देखा समय समय पर जो है इनकी सरकार आपस में एक दूसरे से टकराव रहता रहा। और देखिए, ये इनकी विचारधारा मेल नहीं खाती है। अवसरवादिता की राजनीति के लिए इन्होंने भाजपा से गठबंधन तोड़ के और वहां पे सरकार बनाई। और वो सरकार कैसी चली, 3 सालों में आपने देखा कि हमेशा झोल झाल रहा। इनमें आपस में न इनके मंत्री परिषद में और न इनके आपसी सहयोगी आपस में सहयोग रहा, जिसमें भाजपा का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है। देखिए, इन लोग का हमेशा चाल चरित्र चेहरा एक जैसा आप रहा। आपदा में अवसर तो ढूंढ ही रहे होंगे ना सर, आपदा में अवसर तो ढूंढ ही रहे होंगे दीक्षित साहब आप। नहीं, देखिए, आपदा में अवसर कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं ढूंढती। आज हमारी भी सरकारें हैं, बहुत पल्लवी जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, बहुत जगह आपने कहीं भी देखा, हम केवल लोकतंत्र में जनहित के कार्यों पे विश्वास करते हैं और हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही मूल मंत्र है। हमारे लिए कभी सत्ता प्रमुख नहीं रहा। हमने अनेकों बार देखिए सत्ता को टुकराया, जहाँ पे लोकहित की बात हो, जहाँ देश हित की बात हो, वहाँ पे हमारे लिए सत्ता से बढ़कर जनता की दुख दर्द होते हैं। लेकिन आपने देखा, इन्होंने हमेशा अवसरवादिता की राजनीति की और जहाँ
जहां इनकी सरकारें रही। आप देखिए अस्थिरता रही। अब आपने देखिए अभी राजस्थान की बात की, हमारे कांग्रेस के मित्र, आप देखिए वो राजस्थान के लोगों की फिक्र न करके दिल्ली में धरने में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस बात का क्या संदेश जाता आम जनता के बीच कि आपको राजस्थान की जनता से प्यार न होकर दिल्ली में जो है कांग्रेस अध्यक्ष के साथ आप जो है वहाँ पे धरना प्रदर्शन में शामिल होकर आप अपने नंबर बढ़ाने में लगे हो। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं दोष नहीं, ये इनका चाल चरित्र है। ये हमेशा जहाँ भी रहे इन्होंने प्रदेश को, देश को खोखला करने का काम किया और आपदा में अवसर नहीं, ये अवसरवादिता की राजनीति ये करते हैं और देश को हमेशा अस्थिर करके ये लोग जो है अपनी जो है रोटियां सेकते हैं राजनीति। चलिए ठीक है। आनंद त्रिपाठी जी, अब समीकरण क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं सर आपको महाराष्ट्र में? जो हालात हैं, क्योंकि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों को लेकर पहुंच गए एकनाथ शिंदे सूरत, और ये जानकारी मिल रही है कि कुछ और विधायक भी शामिल हो सकते हैं। ये जो हालात इस समय महाराष्ट्र में बने हुए हैं, ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या वाकई में सरकार पर बहुत बड़ा संकट अब आ गया है? आनंद जी। आघाड़ी सरकार पर एक बहुत बड़ा संकट है और उसको उद्धव ठाकरे अकेले कैसे मैनेज कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। उनके बस की बात नजर तो नहीं आ रही अभी फिलहाल की, लेकिन क्या उनके इस चीज को मैनेज करने में शरद पवार और कांग्रेस उनके साथ खड़ी होगी अपनी सरकार बचाने के लिए, या उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया जाएगा उनके हाल पर? ये अभी बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि शरद पवार ने अभी जो एमएलसी के चुनाव हुए थे, राज्यसभा के चुनाव हुए थे, उस चुनाव के प्रबंधन पर पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस की बड़ी तारीफ करी थी। तो ये देखा जा सकता है कि हो सकता है कि अंदर खाने में कोई बात हुई हो जिससे शरद पवार सहमत हो इस तरह की चीजों के लिए। हालांकि मैं किसी अपने सूचना को इसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शरद पवार की जो राजनीति रही है वो हमेशा इस बात की तस्दीक करती है कि वो कब क्या कर बैठेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन यहाँ एक बड़ा राजनीतिक रूप से देखा जाए तो ये उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए बहुत बड़ा सबक है। जिस तरीके से अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता से दूर हटते हुए ले जाते हुए उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को, कांग्रेस और राकपा जो उनकी लगातार विरोधी पार्टियां थी उनके साथ मिलकर के सरकार बनाई, स्वयं के मुख्यमंत्री पद की लिप्सा में अपने वैचारिक धरातल को एकदम से छिन्न भिन्न कर दिया। जो शिवसेना को बाला साहब ठाकरे ने खड़ा किया था कांग्रेस के विरोध पर, शरद पवार के बाद में विरोध पर भी वो आ गए थे, उसको छिन्न भिन्न किया उद्धव ठाकरे ने। तो जब उद्धव ठाकरे ऐसा कर सकते हैं तो शिवसेना के बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? तो उन्होंने ये सबक उद्धव ठाकरे से ही सीखा। एकनाथ शिंदे ने ये सबक जो सीखा कि अपने फायदे के लिए, अपने निजी राजनीतिक लाभ के लिए वो भी शिवसेना के साथ धोखा कर सकते हैं या अपनी पार्टी के साथ जुदा हो सकते हैं, ये सबक उन्होंने उद्धव ठाकरे से ही सीखा। ये उद्धव ठाकरे की राजनीतिक फेलियोरिटी है, उस दिन की अपने वैचारिक धरातल से गिरने का परिणाम है उद्धव ठाकरे का, जो सिर्फ और सिर्फ पद की लिप्सा में उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए 3 साल पूर्व उठाया। अगर उद्धव ठाकरे इस 3 साल में मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सबसे खराब मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हो गए। और ये चीज बाकी सभी शिवसेना में विधायकों को सता रही है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने वाला है, 3 साल हो चुका है, 2 साल का समय बचा हुआ है, शिवसेना के अधिकतम विधायकों को ये बात टाल रही है कि वो जब अपने क्षेत्रों में जाएंगे अगले चुनाव में तो वो क्या बताएंगे कि वो जिस कांग्रेस का और जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विरोध करके चुनाव जीत कर के आए थे, अब 5 साल या 3 साल या 4 साल उनके साथ सत्ता की मलाई खा के आ रहे हैं, तो अपनी जनता को कैसे एड्रेस करेंगे? ये बात शिवसेना के ज्यादातर विधायकों को टाल रही है, क्योंकि उनका पूरी अपब्रिंगिंग कांग्रेस विरोध में हुई थी। एकदम से उद्धव ठाकरे ने अपनी जमीन तोड़ करके, अपनी सारी
सीमाओं को खत्म करके अपने सारे जो वैचारिक धरातल से उससे अलग हटते हुए पूरी शिवसेना को ले जाकर के कांग्रेस और शरद पवार के चरणों में डाल दिया खुद के मुख्यमंत्री बनने के लिए। उससे उद्धव ठाकरे को कोई फायदा हो सकता है, उनका अहंकार पूरा हुआ हो, लेकिन बाकी शिव सैनिकों का नहीं हुआ। संजय राउत जैसे लोगों का कुछ फायदा हुआ, बाकी किसी शिव सैनिक का कुछ नहीं हुआ। तो दैट्स वाई ये समस्या आज खड़ी पड़ी कि अब 2 साल बाद जब चुनाव में जाना है तो क्या मुंह लेकर के जाएंगे, किस चेहरे के साथ जाएंगे, कौन सा फेस करेंगे, ये शिवसेना के विधायकों के लिए एक बड़ी समस्या है। इसलिए हो सकता है कि एकनाथ शिंदे के साथ कुछ और विधायक भी आ सकते हैं इस पूरी कवायद में। अगर ये जल्दी नहीं निपटाया गया तो निश्चित मानिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार अब कुछ दिनों की मेहमान है। एक चीज और आप सर समझना चाहेंगे कि क्या एकनाथ शिंदे की भी कोई अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि उन्हें भी कोई अलग से एक पद चाहिए, और अगर ये महत्वाकांक्षा है उनकी तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस महत्वाकांक्षा को पूरी कर पाएगी, क्योंकि उनके पास पहले से ही इतने बड़े चेहरे हैं। देखिए ऐसा है ना कि एकनाथ शिंदे की निश्चित तौर पर भाजपा से पूरी बातचीत हुई होगी, उसके बाद ही उन्होंने ये कदम उठाया। अब ये सौदेबाजी किस स्तर पर हो रही है वो अभी सामने नहीं आ रहा है। हो सकता है कुछ घंटों में, एक आध दिनों में ये सौदेबाजी भी सामने आए, लेकिन ये आप निश्चित मानिए कि बगैर बातचीत के, भाजपा के साथ किसी बगैर ठोस बातचीत के ये कदम उठा लिया गया है एकनाथ शिंदे द्वारा, ऐसा नहीं है। एकनाथ शिंदे 4 या 5 बार के विधायक हैं और मराठों में अच्छी पकड़ रखते हैं। एक किसान नेता के तौर पर वो उभरे थे, प्रारंभ में पढ़े लिखे हैं और वो अपना एक आभा मंडल उन्होंने विकसित किया था शिवसेना में, और वो उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे के बड़े नजदीक रहे और उनके एक ढंग से शिष्यों में बाला साहब ठाकरे के शामिल रहे। लेकिन आज उनको ऐसा लगता है, मैंने जैसे पहले कहा कि जब उद्धव ठाकरे पद की लिप्सा में अपने पिता द्वारा तैयार किए गए राजनीतिक धरातल को तोड़ करके उस कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं जिसके लिए उनके पिता बाला साहब ठाकरे पूरे जीवन लड़ाई लड़ते रहे और उद्धव ठाकरे भी उनके साथ रहे, ऐसा नहीं है। तो एकनाथ शिंदे को लगता है कि कुछ अपने मौके का फायदा उठाया जा सके और ये भी जनता में दिखाया जा सके कि हम उद्धव ठाकरे से सहमत नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो पार्टी के नेता थे इसलिए वो जो कहे करना पड़ा, लेकिन हमारी मजबूरियां थी। अब हम स्वतंत्र हैं, हमें लगा कि अब और नहीं सह सकते, ये बात कहेंगे एकनाथ शिंदे और उनके साथ के विधायक। मैंने कहा ना कि फेस सेविंग की एक समस्या होती है। शिवसेना के विधायक जब अगले चुनाव में जाएंगे, वर्तमान विधायक, तो किससे अपनी फेस सेविंग करेंगे? वो यही कहेंगे हमने उस उद्धव को छोड़ दिया जो बाला साहेब के सिद्धांतों से अलग हट गए। तो ये एक बात है। एकनाथ शिंदे मजबूत नेता हैं, किसान नेता हैं, मराठा छत्रप हैं, इसका उनको लाभ मिलेगा निश्चित तौर पर। खान साहब, आप लोगों ने तो अपने विधायक बुला लिए हैं दिल्ली। सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं उन सबको दिल्ली बुला लिया गया है। कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि आपके भी कुछ विधायक टूटकर अब सूरत पहुंच सकते हैं। एक बात बताइए मैडम जी, अगर आपके मोहल्ले में चोर घूमे तो आप दरवाजा तो बंद करोगे ही। अब साफ साफ बात है। और जिस तरह से भाजपा की जो नीति है, आप देखो, ये जैसे कर्नाटक में हुआ, राजस्थान में करने की कोशिश की, गोवा में हुआ, मध्य प्रदेश में उन्होंने किया। ये साफ साफ जाहिर है कि भाजपा के द्वारा, बीजेपी के द्वारा ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जनता के चुने हुए सांसद हो या जनता के चुने हुए प्रतिनिधि एमएलए हो, उनको तोड़ने का काम, खरीदने का काम, धन और बल के साथ इस्तेमाल करने का, ईडी सीबीआई के द्वारा उसे डराने धमकाने का काम, ये तो भाजपा की चाल और चरित्र में शामिल है। मैं यही तो कह रहा हूँ, जब से 8 साल से सरकार बनी है, किसी भी राज्य में कोई भी सरकार स्थिर तौर पे नहीं चल रही है। उन्हें बार बार उस्काने का काम, बार बार बहकाने का काम ये भाजपा के द्वारा, भाजपा के मंत्रियों के द्वारा किया जा रहा है। जैसे अभी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि बगैर बात किए हुए ये संभव नहीं है। उन्होंने सही कहा, मैं उनके बातों को जगह देता हूँ, कि ये उन्होंने सही कहा कि बगैर बात किए, बगैर कुछ बोले ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये भाजपा को ये नीति बदलना चाहिए और जो लोकतंत्र जिंदा है उनको जिंदा रहने चाहिए। लोकतंत्र को कुचलने का काम बीजेपी के द्वारा जो हो रहा है, मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय है
इस पे एक बात सूझबूझ सर शुरू बीजेपी से को कही दिखानी जाती रही चाहिए। थी। देखिए, क्योंकि शिवसेना ने आपके साथ मिलकर सरकार तो बना ली, राकंपा और कांग्रेस के साथ मिलकर, लेकिन विचारधारा के हिसाब से देखा जाए तो हमेशा से मतभेद थे। अब ये हश्र होना ही था क्या, ऐसा मान लें? और शुरुआत से बीजेपी कहती आ रही थी कि महाविकास अघाड़ी चलेगा नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ उद्धव ठाकरे जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए। जो 3 साल से उसके कार्य थे, जो भी कार्य, उनके कार्य को सराहा जा रहा है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के द्वारा एमएलए से कांटेक्ट करना, मंत्रियों से कांटेक्ट करना, दूर से किसी को भिजवा के उस पर सिफारिश करवाना, ये हरकतें बीजेपी छोड़ दे और जिस राज्य में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि और जनता के द्वारा बनी हुई जो सरकार है, उसको ये कुचलने का काम, दबाने का काम, डराने का काम, धमकाने का काम बीजेपी ना करे। मैं हाथ जोड़ के मैं अपने बीजेपी मित्र से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये नियत और नीति को बदलें, स्वतंत्र रूप से वो राज्य में सरकार चलने दे। क्योंकि 4-5 ऐसे राज्य हैं जहां आपके सबूत के तौर पे काफी है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो कर्नाटक हो। कई ऐसे सैंपल है, कई ऐसे नाम आपको गिनवा दूंगा जहां बीजेपी की हरकतों से कांग्रेस की सरकार गई है। बीजेपी जो जिस तरह से लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और ये मैं समझता हूँ राजस्थान की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। और मैं नेक्स्ट डिबेट में जब बैठूंगा आपको बधाई दूंगा, महाविकास आघाड़ी की सरकार फिर से महाराष्ट्र को सेवा करने में लिप्त रहेगी। देशबंधु दीक्षित जी, क्यों इस तरह से लोकतंत्र को अस्थिर करने का प्रयास बीजेपी कर रही है? जहां पर सरकारें किसी और पार्टी की होती हैं, वहां पर आप लग जाते हैं कि कैसे भी सरकार तोड़नी है। पल्लवी जी, बीजेपी का मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं और बीजेपी का हलवा जो है मस्तिष्क से खाया। आप बताइए, एक तरफ कहते हैं लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई सरकार, तो आप बताइए 2014 में जब सदैव प्रधानमंत्री ने इस देश की जिम्मेदारी संभाली तो क्या वह लोकतंत्र द्वारा जनता हुई सरकार नहीं थी? अभी एक सीनियर पैनलिस्ट बता रहे थे। नहीं, आप यह बताइए, इनकी 3 वर्षों से सरकार, इनके राज्य का एक मुख्यमंत्री है, उसका कैबिनेट मंत्री 25 विधायकों के साथ गायब हो जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने गायब करा दिया? हमेशा अस्थिरता की बात करते हैं, इनके में आपस में आपके दरवाजे तो खुले हैं ना इन 25 विधायकों के लिए। नहीं, भारतीय जनता, मेरी पल्लवी जी, आपने इनको समय दिया तो मैं चाहूंगा 1 मिनट आप मेरी भी बात सुन लें। भारतीय जनता पार्टी इनकी है, जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो जनता के द्वारा चुनी जाती, लोकतंत्र बहुत बड़ा है, लोकतंत्र महान है। जहां जहां ये हार जाते हैं, कभी ईवीएम पे दोष दे देते हैं, कभी इन पे दोष दे देते हैं, और जो बचा खुचा इनका जो मानसिक विक्षिप्तता होती है वो भारतीय जनता पार्टी को। आप बताइए, इतने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वहां ये सब घटनाएं सुनने को नहीं मिलती हैं। 3 साल की सरकार हुई, 36 महीने की सरकार में आपने देखा होगा महाराष्ट्र में अनेकों बार आपने देखा होगा संकट आया और इन लोगों में आपस में ही सर फोटो। बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पास इनका देश हित से काम नहीं है। आपको बता दो, इनका काम स्वहित साधना है और केवल देश को लूटना है। आपने देखा, इससे पहले भी देश में 2004 से लेकर 2014 तक एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके बारे में कहना नहीं था। धरती से लेकर आकाश तक इन्होंने बेच डाला, चाहे 2G स्कैम हो, चाहे और भी स्कैम हो, चाहे खाद्यान्न घोटाला हो, चाहे जो भी घोटाला हो, घोटालों की सरकार रही। और उसका ही नतीजा आज ये रहा कि 2014 में जनता ने इनको विदाई दी। इतने चुनाव हुए, 2 दर्जन से ज्यादा चुनाव कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हार चुके और आज उनकी स्थिति ये है। आप बताइए, इतने बड़े देश की विपक्ष की पार्टी है और ईडी के सामने वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं 10-10 घंटे तक। आप बताइए, क्या देश का ही लोकतंत्र है कि हेराल्ड के मामले में आप बताइए फंसे हुए हैं। अब इनकी बातों पे क्या विश्वास? वही वो चोर मौसेरे भाई, इनके आपस में न विचार मिलते थे, न इनका कोई साझा कार्यक्रम था, न जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दों से इनका कोई लगाव था। इन्होंने आपस में गठजोड़ करके जनता के जनादेश का अपमान करके सरकार को किसी तरह बना दी इनके प्रकार, पर वहां पे डिलीवरी नहीं दे पाए।
अब 3 साल बीत चुके हैं, लगभग आधे से ज्यादा कार्यकाल पूरा हो गया है और उसके बाद लूट खसोट में बंदर बाट है और उसी का नतीजा है। जिसको मिला वो खुश है और जिसको नहीं मिला वो गिराने का प्रयास है। आप बताइए, एक मुख्यमंत्री को यह हमेशा जानकारी होती कि उसका कैबिनेट मंत्री कहाँ गया, उसके दल के 25 विधायक कहाँ चले गए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गायब करा दिया? अरे आप मुख्यमंत्री हैं, आपके दल का एक कैबिनेट मंत्री है, वो आपका सहयोगी, इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी दे देगी। और जहां जहां कांग्रेस पार्टी आपने देखा, केवल सत्ता की भागी में इनकी सत्ता की लोलुपता और दुनिया भर के घोटालों में इनका समावेश रहा। और ये हमेशा आपने देखा होगा, चोर चोर मौसेरे भाई रहते हैं। जहां जहां इनकी गठबंधन की सरकारें बनी उसका हश्र आपने देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी जहां भी रही, हमने लोगों को भोजन की व्यवस्था की, हमने आपातकाल में भी, आपका इनका जनता से कोई सरोकार नहीं है, न संसद में और न सदन में, केवल टीवी पे आकर झूठी कोरी बकवास। इनके न कार्यवाहक अध्यक्ष जी का है, न इनकी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा कहीं नजर आती हैं। और आपको बता दूं, वो खुद अपने चलिए सर, बहुत देर से मैं आपकी बात सुन रही हूँ, अब वापस महाराष्ट्र पे आ जाते हैं। मुझे ये बताएं कि शिंदे साहब जिन 25 विधायकों के साथ सूरत पहुंचे हैं, आपकी पार्टी ने दरवाजे खोल तो रखे हैं ना, या बंद कर रखे हैं कि नहीं हमें ये सब नहीं करना है, चलने दीजिए लोकतंत्र में जैसे सरकार चल रही है? पल्लवी जी, हमारी पार्टी ने दरवाजे नहीं खोल गए। भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी 5 वर्ष शासन किया और अभी भी वहां पिछले 5 वर्ष के जो कार्यकाल को जनता भूली नहीं है। और जनता ये पूरी तरह समझ चुकी है कि जो ये सरकार बनी है ये केवल ठगी करने के काम में और दुनिया के, यानी कि ये आपकी पार्टी में नहीं आएंगे, प्रदेश महाराष्ट्र प्रदेश ये आपकी पार्टी में नहीं आएंगे ना दीक्षित साहब? ये 25 लोग क्या आपकी पार्टी में शामिल होंगे या नहीं? नहीं, हाँ, इस पर देखिए, वहां मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, वहां की वस्तु स्थिति के बारे में अभी कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता और न मैं कर सकता हूँ। वहां क्या है राजनीतिक समावेश, उस पर नजर रखी जा रही है। लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि ये देखिए, एक बेमेल गठबंधन था और आपने देखा जब राष्ट्रपति जैसे एक सर्वोच्च पद के चुनाव में एक ये अच्छा उम्मीदवार नहीं दे सके, इनमें आपस में कभी विचारधारा का न मेल तोल था और न कभी इनको जनता के हितों से कोई मुद्दा था। जो सत्ता की बंदरबाट के लिए ये गठबंधन बनाया गया और ये सरकार बनाई गई। और देखिएगा इसकी तीसरी भी होगा, जैसे कांग्रेस आज अंतिम चरण में है, उत्तर प्रदेश में देखिए समाप्ति की ओर है, वैसे देखिएगा संपूर्ण देश में एक दिन कांग्रेस समाप्ति की ओर हो जाएगा। और कांग्रेस अब आज लूट भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है और उसका जीता जनता सब समझती है। देखिए, और 2017 के चुनाव में भी देखिए उत्तर प्रदेश में आपने देखा 37 साल बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी में हमने दोबारा सरकार बनाई और यहाँ कांग्रेस समाप्त कर। देखिएगा, महाराष्ट्र के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन आप देखा होगा जहां जहां इनकी सरकारें नहीं, विचारधारा गठबंधन के कारण जिन के प्रकार ये सत्ता तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सत्ता में जब लूटपाट होती है तो इनमें हमेशा जो है फूट पड़ती है और ये हमेशा प्रदेश और देश को अस्थिर करने का ही काम करते हैं। और देखिएगा ये सरकार भी अपने आपसी वैमनस्य और लूटपाट के कारण गिर जाएगी और देखिएगा उसके बारे में कोई टिप्पणी और नहीं कर सकता हूँ। और लूटपाट इनका जो है छोड़ रखी है ना सर, संभावनाएं तो आपने बना रखी हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, खुलकर अभी कोई कुछ नहीं बताना चाहता। आनंद त्रिपाठी जी, एक बात तो सर साफ है, ठीक है, मैं लौटती हूँ महाराष्ट्र की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी है। महाराष्ट्र की जनता के दुख नहीं, महाराष्ट्र की जनता ने नहीं बोला है ना, महाराष्ट्र की जनता ने नहीं कहा है कि शिंदे साहब आप 25 विधायकों को लेकर गुजरात चले जाएं। कौन सी महाराष्ट्र की जनता आकर ये बोल रही है कि नहीं सरकार को संकट में डालिए, हमें अस्थिर सरकार चाहिए? कोई जनता नहीं कहती है ऐसे सर, कोई जनता नहीं चाहती है कि बीच बीच में सरकारें गिरती रहे, टूटती रहे, बनती रहे और उनकी योजनाएं अधर में लटकती रहे। ये तो आप अपने सियासी फायदे के लिए बोलते रहिए जो बोलना है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को भर कोई कोसी है, जहां जीत जाते हैं
वहाँ लोकतंत्र की जीत होती है। और आप ये जहाँ हार लगातार जाते बोलकर हैं, अगर अपने वहाँ आप को सही ईवीएम साबित खराब करने था, की कोशिश वहाँ कर रहे हैं तो भारतीय आप जनता गलत पार्टी हैं, ने खरीद फरोख्त क्योंकि कर कोई दी। सी भी जनता भारतीय जनता अपने पार्टी ने राज्य में अस्थिरता बढ़ा दी। अस्थिर ये सरकार नहीं कांग्रेस चाहती की है और नीति बीच बीच में चली आई है। सरकारें बदले ये तो अभी कोई भी इनके नहीं चाहता। सर्वोच्च जो है अध्यक्ष जो है ईडी के सामने पेश हो पा रहे हैं, वहाँ इनको जवाब नहीं सूझ पा रहा आपकी है। सुई बार बार करोड़ों राहुल करोड़ों गांधी के पर आकर घोटाले क्यों हैं। अटक जाती अरे है? मैं तो कांग्रेस देशबंधु अध्यक्ष जी, से ये पूछना देशबंधु जी, चाहता भारतीय हूं जनता कि पार्टी की 135 सुई बार करोड़ बार भारतीयों आकर को राहुल बताएं गांधी तो और ऐसा कांग्रेस कौन सा पर क्यों बिजनेस अटक होता जाती है है? जिसमें अरबों खरबों कमाए जा सकते हैं। देश का युवा भी जानना चाहता है कि भाई अरबों खरबों का घोटाला कैसे करते हैं, कौन सा वो उद्योग करते हैं, कौन सा वो बिजनेस करते हैं, कौन सा उनके पास इंडस्ट्रीज है, कौन सा बिजनेस करते बड़े हैं अजीब जिसमें है उनको दीक्षित अरबों साहब, आप खरबों ना का आपको घोटाला विपक्ष करते की हैं। आवाज और सुननी है, जहां ना जहां आपको मीडिया सरकारें की आई, आवाज आपने सुननी देखा है। होगा केवल कौन सा घोटालों की राज चला सरकार, रहे हैं इस देश में केवल पता नहीं है। लूटपाट की सरकार, केवल प्रदेश आनंद को त्रिपाठी बेचने जी, की सरकार, जनता जनार्दन से एमएल इनका से कहीं कोई हो गया सरोकार दीक्षित नहीं जी, है। मुझे आपकी ये आवाज इनके डाउन प्रकार करानी पड़ेगी। सरकार शांत बना हो जाइए, दीजिए, अब प्रदेश शांत हो जाइए, और भी अब मेहमान बाद में बैठे हमारे भारतीय साथ। जनता पार्टी पर ठीकरा फोड़ दीजिए। ठीक है आनंद त्रिपाठी जी, सुनेंगे नहीं दीक्षित जी कुछ भी? मैंने 100 सवाल पूछ लिए, एक का भी जवाब इनसे दिया नहीं जा रहा है, सिर्फ अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं यहाँ बैठकर। अब बात ऐसी है सर कि एमएलसी चुनाव में जो हमने देखा उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हुए हैं, और ये कह देना कि नहीं इसमें बिल्कुल भी बीजेपी का हाथ नहीं है, तो ये बात गले से तो नीचे नहीं उतरती। आनंद जी। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने पहले भी कहा कि देखिए महाराष्ट्र में इस जो पिछला चुनाव हुआ 3 वर्ष पूर्व, उसमें पहले एक सरकार बनी जिसमें फडणवीस साहब और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने साथ में सरकार शपथ ली, लेकिन वो 24-36 घंटे बाद वो गठबंधन टूट गया। वहां से जो राजनीति शुरू हुई महाराष्ट्र के इस वर्तमान विधानसभा में, वो अनवरत जारी है। और उसके बाद ये 3 लोगों ने मिलकर के सरकार बनाई बीजेपी को धक्का बताते हुए। इसमें कोई संदेह नहीं, शिवसेना ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ा, एक तरफा गठबंधन तोड़ा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ा रिस्क लिया खुद को, स्वयं को मुख्यमंत्री पद पर प्राप्त करने के लिए, और वो वहां तक पहुंचे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी एक लिप्सा थी, वो पूरी हुई। लेकिन समस्या यहाँ से आती है कि इस राजनीति में महाराष्ट्र के विकास, महाराष्ट्र की जनता की भलाई को दूर रखा गया। राजनीति करने में बीजेपी पीछे नहीं रही, बीजेपी दूध की धूली नहीं है, चाहे बीजेपी के लोग कुछ भी कहें। इस बारे में हम शुरू से बात करते हैं आनंद जी कि महाराष्ट्र की जनता ने मैंडेट किसे दिया था? जब चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में, तब से लेकर अब तक महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है? शुरुआत से और विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बताइए आनंद जी, मैं शुरुआत से जानना चाह रही हूँ, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन सी उभरी? सरकार को कौन सी पार्टी को मैंडेट दिया महाराष्ट्र की जनता ने? उसके बाद हुआ क्या? तो ये झूठ जैसा असंतुष्ट ये शब्द इस्तेमाल मत करिए। आरोप लगा देना, वो राजनीतिक विश्लेषक है, वो अपनी बात रख रहे, वो तुम्हारी और हमारी बात नहीं कर रहे। किसी पे ब्लेम लगाना बहुत आसान है। नहीं, पहले आप बात समझिए। नहीं, आप हमसे बहस कीजिए, नहीं आप हमसे बहस कीजिए, आप हमसे बहस कीजिए ना, आप हमसे बहस कीजिए। नहीं, आप जो बार बार लड़सन लगाने का काम कर रहे हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक को आप कह रहे हैं कि प्रवक्ता बनने हुए, आप हमसे बहस कीजिए ना। आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। आज इतने आप 10 घंटे तक तो आपके कार्यवाहक अध्यक्ष तो उत्तर दे नहीं पा रहे ईडी के सामने, अब आप बात करते हैं नैतिकता की। जी किनको बिठा लिया, ये न कोई सवाल दे रहा उनकी राहुल गांधी से शुरू होकर वहीं जाकर खत्म हो जाती है। ये मैटर ही नहीं है सर राहुल गांधी का। और आपको क्या परेशानी है? वो 40 घंटे बैठे, 60 घंटे बैठे, 80 घंटे बैठे, आपको क्या लेना देना है? राहुल गांधी जाने कि वो क्या जवाब दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र में जो सियासी संकट है उसका राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ से कोई लेना देना नहीं, समझ जाइए इस बात को। आनंद जी। तो जो मैं ये कह रहा था कि उद्धव ठाकरे जो अपने राजनीतिक विचारधारा को त्याग करके इस सरकार में आए,
वो उनके लिए सबसे बड़ा आज उनके रास्ते का कांटा बना हुआ है। मैं पहले भी कहा है कि जब उद्धव ठाकरे अपनी निजी निष्ठा को किनारे नहीं रख सके तो एकनाथ शिंदे उसी पार्टी के होकर के वो कैसे रखेंगे। तो जो आज महाराष्ट्र में स्थिति है वो उद्धव ठाकरे के लिए बहुत संकटपूर्ण स्थिति है। लेकिन जो एक बात है कि बीजेपी इन सारे मामलों से अछूती है, वो बिल्कुल नहीं है। बीजेपी के लोगों को बुरा लगे चाहे भला लगे, नहीं आप सुनिए बहुत देर से बोल रहे नहीं आप क्या सुने, मैं क्यों गलत बात सुना? नहीं तो आप मत सुनिए ना, लेकिन आपने समय तो बोलिएगा, नहीं आप समय तो बोलिएगा। नहीं प्रमाण पत्र को बीजेपी की जरूरत अरे हटिए यार, क्या ये प्रमाण पत्र कौन बांट रहा है आपको? नहीं आप प्रमाण पत्र पता ही नहीं है प्रमाण पत्र क्या है? बीजेपी राजनीति नहीं कर रही है। नहीं आप प्रमाण पत्र दे रहे हैं बीजेपी के चरित्र का, आप सर्टिफाइड है महाराष्ट्र के सरकार के बीजेपी के चरित्र जो है वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है मेरे मित्र जी, दीक्षित जी। बीजेपी के चरित्र पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। हाँ बिल्कुल पता नहीं, बिल्कुल मुझे खुद पता है, मुझे मत सिखाइए। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समय से बीजेपी को जान रहा हूँ। हाँ नहीं, आपको कुछ नहीं पता है। आपके मुख से उनका नाम अच्छा नहीं लगता। आप महाराष्ट्र चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं सर, एक एक करके बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आपके पास कोई सवाल हो मुझसे से तो वो बात करिए, ये तो बेवजह व्यक्तिगत सवालों में उलझ रहे हैं, है ना? ठीक है। अभी सर मैं आपसे जानना चाह रही थी कि महाराष्ट्र की जनता ने किसे तो मैंडेट दिया था, वहां सरकार किसने बना ली, अब बीच बीच में सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या ये महाराष्ट्र की जनता चाहती है? महाराष्ट्र की जनता का जो मैंडेट था वो फ्रैक्चर्ड मैंडेट था, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले चुनाव में 3 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र की जनता ने किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया था। गठबंधन में जो चुनाव हुआ था शिवसेना और बीजेपी का, एक ढंग से देखा जाए तो मैंडेट उसको मिला था। सबसे पहले मैंडेट को अगर किसी ने धोखा दिया तो वो मिस्टर उद्धव ठाकरे शिवसेना है। वो अपनी लिप्सा में महाराष्ट्र की जनता को एक ढंग से जो मैंडेट था उसको उन्होंने धोखा दिया। उस धोखे के बाद जो स्थिति उभरी उसमें अजीत पवार और फडणवीस जी ने मिलकर के एक सरकार बनाने की कोशिश की जो असफल हुआ। बाद में ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का कॉन्सेप्ट आया जो निश्चित तौर पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट था, इसमें ऐसे 3 लोग थे जिसमें से तीसरा दल जो शिवसेना था वो इन दोनों दलों की विचारधारा से बिल्कुल अलग विचारधारा से आया था, अलग गठबंधन से आया था। उसने पूरी अपनी राजनीति को पलट करके इन दलों के साथ समझौता किया और वो आए। अब लेकिन ये जो बेमेल समझौता है कितने दिनों तक चलेगा? शिवसेना में के विधायकों को लगातार, जैसे मैंने भी कहा कि उनके अंदर एक छटपटाहट थी कि उद्धव ने अपनी मनसा पूरी कर ली, वो मुख्यमंत्री बन गए। वो किस फेस के साथ महाराष्ट्र की जनता को सामना करेंगे वो जाने। लेकिन जो विधायक थे जिनको सिर्फ अपनी कंस्टिट्यूंसी से मतलब था शिवसेना के, उनके अंदर ये डर सताने लगा कि अब धीरे धीरे चुनाव नजदीक आ रहा है, वो किस चेहरे को लेकर के जाएंगे तो अपने समर्थकों में क्या कहेंगे कि उन्होंने जिस कांग्रेस और राकापा के विरोध करके वो चुनाव जीत करके आए थे उसके साथ वो मिल करके आए हैं कि अब अगली बार वोट देने के लिए, तो वो जनता को फेस करने की स्थिति में नहीं है। तो शिवसेना के ज्यादातर विधायक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं और उसी का परिणाम है एकनाथ शिंदे जैसे लोगों का इस तरह से रिबेलिएट होना। अभी हम सीधा कुछ नहीं कर सकते कि क्या स्थिति आ रही है, लेकिन वो बार बार बीजेपी के आदमी को बुरा लग रहा है, लेकिन बीजेपी खिचड़ी से दूर नहीं है, ये निश्चित मानिए। और नहीं तो अचानक से देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना नहीं होते। नहीं देखिए दिल्ली में अब देखिए नड्डा जी और अमित शाह जी की मीटिंग चल रही है इस वक्त। अमित शाह नड्डा जी के घर गए, उनसे बात करने वक्त स्थिति पर हम कैसे मान लें कि बीजेपी इस सारी स्थितियों से दूर है। और फडणवीस जी को बुलाया गया है दिल्ली आगे की रणनीति बनाने के लिए, बीजेपी के विधायकों को स्टैंड बाई करके रोका गया है। ये सारी राजनीतिक घटनाक्रम जो हो रहा है वो इस बात को दर्शाता है कि महाराष्ट्र में सभी अपनी गोटियां खेलने में लगे हुए हैं। और इन 2 सालों में ये भी हो सकता है कि एकनाथ शिंदे अपनी अगर पार्टी को शिवसेना को तोड़ सकने लायक विधायक अपने साथ ले आते हैं तो वो तोड़ करके हो सकता है एक नया दल गठित करें या एक नया विधानसभा में अपने को अध्यक्ष से अपने लिए एक नई व्यवस्था मांगे
या ये हो सकता है कि वो भाजपा के साथ कोलिशन बनाए शामिल होने की स्थिति, जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ, जैसा कि कर्नाटक में हुआ। आप देखते हैं बीजेपी के दूध के धुले लोग कर्नाटक में भी वही काम किए, महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी वही काम किए, और वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर वो राजनीतिक दल है, मैं बुरा नहीं मानता हूँ कि उनको करना है करें, वो अपनी विचारधारा से। अब तो कोई भी पार्टी विचारधारा पे छूटी नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में 17 साल के समय में उन्होंने 57 राज्य सरकारों को बर्खास्त किया था। जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने 29 राज्य सरकारों को बर्खास्त किया था। सबसे पहले भारत में 1957 में ES नंबूदरी केरल की सरकार को भारत के सबसे दुलारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बिना किसी बात के बर्खास्त कर दिया था, आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके। तो राजनीति का धुला कोई नहीं है इसमें कोई भी पार्टी हो, वो ये नहीं कह सकती कि वो विचारधारा पर अडिग है और वो सर्टिफिकेट चाहे दूसरों से ले चाहे न दे। मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी से लेने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं सबका चरित्र जान रहा हूँ, इस देश के इतिहास में दर्ज है, कोई मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जरूर है कि बीजेपी कभी ऐसे कामों में इन्वॉल्व नहीं होती थी, लेकिन पिछले 10-12 सालों से बीजेपी को ये लगा कि उससे उसका नुकसान हो रहा है, तो वो खेल में शामिल हो गई है। तो अब महाराष्ट्र की स्थिति ये है कि महाराष्ट्र में अगले 24 घंटे बड़े क्रूशियल हैं, और उसमें क्या डेवलपमेंट होते हैं इस पर उद्धव सरकार की निर्भरता है। लेकिन उद्धव सरकार चाहे बच जाए भले, लेकिन महाराष्ट्र की जनता में उद्धव सरकार की क्रेडिबिलिटी खत्म है, समाप्त है। और ये अगले चुनाव चाहे जब हो या इसमें कोई नई सरकार बने, अथवा अगला ये चुनाव बीच में मध्यावधि चुनाव की स्थिति बने, उद्धव अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, बाला साहेब की ऐतिहासिक विरासत को खो चुके हैं। अब वो उसके संवाहक नहीं रहे, मेरा कहना ये। ठीक है, खान साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है। जो सरकार हमारी महाविकास आघाड़ी चल रही थी वो चलेगी, बहुत अच्छे से चलेगी, और संभालने की जरूरत हमारे बीजेपी के मित्र को है। मैं बार बार को कह रहा हूँ, उनको बुरे लग रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने चाल और चरित्र और सोच को बदलो। जिस तरह से आपने कर्नाटक में जनता को गुमराह करने का काम किया, गोवा में काम किया, मध्य प्रदेश में काम किया, राजस्थान में आपको मुंह की खानी पड़ी, तो महाराष्ट्र में भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और ये आदतें छोड़ दो जो लोकतांत्रिक तरीके से जो चुने हुए प्रतिनिधि है, जिनके सरकार बनते हैं, उनको चलने दिया करो। कुछ जनता का भला हो जाए। सिर्फ 2-4-5 लोगों के सोचने के बजाय पूरे हिंदुस्तान की सोचने की कोशिश करो। और इस नियत को बिल्कुल ही छोड़ दो कि किसी की चलती हुई सरकार को तोड़े, चाहे धन का उपयोग करे, बल का उपयोग करे, ईडी का उपयोग करे, सीबीआई का उपयोग करे। वो बार बार पूरे हिंदुस्तान में जब ईडी सीबीआई के दावे दिखाते हो कि बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो ईडी सीबीआई जाएगा, जितने भी घपले हैं बीजेपी में आ जाओ, सब तुम साफ सुथरे। तो ये नियत नीति को बदलो। जो वास्तव में जिनके पास घोटाला हुआ है, जो आपके पास प्रूफ है, आप उन पे कार्रवाई करने का काम करो। मैं आपको पल्लवी जी बता दूं, 5420 केस इन्होंने 8 साल में ईडी के द्वारा दर्ज करवाए। पिछले कांग्रेस के शासनकाल में सिर्फ 112 केस थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुकुल रॉय का क्या हुआ? बीजेपी में साफ सुथरा हो गया। येदुरप्पा गया, ईडीपी गया, ईडी गया, नहीं गया। तो ये नीति को बदलने की जरूरत है। तो आप ये कहना चाहते हैं क्या जो अभी 25 विधायक गए हैं उनको ईडी और सीबीआई का डर दिखाया गया? 25 के 25 विधायक कलंकित हैं क्या सर? पल्लवी जी, कोई भी ठीक नहीं है। उनको धन और बल और ईडी सीबीआई की जरूर धमकी मिली होगी। मैं कह रहा हूँ आपको बार बार, ये बीजेपी की चाल और चरित्र में ये शामिल है कि आप धन से मानो या बल से मानो या ईडी से मानो या सीबीआई से मानो, माननी तो आपको पड़ेगी, नहीं तो सरकार तो हमारी है। तो ये अहंकारी सरकार है, ये शाह और शहंशाह की सरकार है। साहब पूछ रहे थे कि जहां हमारी सरकार है और आप लोग विपक्ष में बैठे हैं, तो आप ऐसा कोई प्रयास क्यों नहीं कर पाते? वो मंशा पे सवाल उठा रहे थे कि आपके क्या नेता ही सर ऐसे हैं कि उन्हें या तो वो डर जाते हैं या फिर धन के लालच में इतना ज्यादा आ जाते हैं, पद के लालच में आ जाते हैं कि विचारधारा को भी परे कर देते हैं। नहीं, दरअसल बात यह है कि जब किसी के पास कोई तथ्य है ही नहीं और उस पे आज बार बार आप भेजोगे। आज राहुल गांधी जी के साथ क्या हो रहा है? आज 4था-5वां दिन है, कुछ मिल ही नहीं रहा था, ये बार बार बुला रहे। 2016 में बंद किया, फिर खोल दिए। तो मैं कहता हूँ इनको मानसिकता को दर्शाता है कि किस तरह ईडी सीबीआई का प्रयोग करते हैं। देशबंधु जी,
ईडी सीबीआई का डर दिखा रहे हैं आप विपक्षी नेताओं को? 2004 से लेकर 2014 तक इनकी भी केंद्र में सरकार थी। एक प्रदेश तो में कितने मुकदमे हुए? प्रधानमंत्री 110 मुकदमे हुए। तुम्हारे 5400 मुकदमे क्यों हुए? अगर मुकुल राय दोषी था तो अंदर करना चाहिए। अरे आप प्रधानमंत्री की बात करो, येदियुरप्पा के पास ईडी भेजो। आप सरकार की बात करो, आप क्या प्रधानमंत्री की बात करूं? आप राहुल गांधी की क्यों नहीं बात करते? आप प्रियंका वाड्रा की क्यों नहीं बात करते? अरे बात कर तो रहा हूं। उत्तर प्रदेश का रहा 2004 से 14 यहाँ 2 बार मुख्यमंत्री रहे योगी आदित्यनाथ की तो 2 बार रह गए तो नहीं, 2 बार मुख्यमंत्री रह गए तो क्या हो गया? 2004 नहीं, 2 बार मुख्यमंत्री रह क्या हुआ? आज उसी उत्तर प्रदेश में डंडे लेकर के ढूंढ रही है प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को। ये युवा 2004 से 14 तक आपके पास भी ईडी थी, आपके पास भी सीबीआई थी, आपके पास तो रिकॉर्ड बता तो रहा हूँ मेरे मित्र, मैं बोल तो रहा हूँ 112 केस दर्ज हुए। देश के मुख्यमंत्री रहे, एक उन्होंने स्थापित किया और ईमानदारी का मापदंड था कि 135 करोड़ भारतवासियों ने उनको देश का प्रधानमंत्री माना। आप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानते हो, आपको प्रधानमंत्री की ईमानदारी पे शक है, आप उनकी शक और निष्ठा पे, आपने सीबीआई नहीं कहा। आप बताओ, आप ही के यहाँ क्यों सारे घोटाले होते हैं? आप ही की सरकार में ये सब क्यों चीजें होती हैं? हमारे भी राज्यों में सरकारें चल रही हैं, हमने तो कभी किसी संस्था का दुरुपयोग नहीं किया। व्यापक घोटाला दूध के धुले रखे तुम्हारे। नहीं, व्यापक घोटाला कब ईडी भेजोगे वहाँ? येदियुरप्पा पे ईडी कब भेजोगे? मुकुल रॉय पे भेजोगे? आप सरकारें कुमार बनाती हैं शांति पे कब भेजोगे? ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इनका उनका ये घोटाला वो घोटाला, उसका पर्दा डाल दो, कहीं आप नजर नहीं आते हो। जनता समझ चुकी है आपकी सरकार में आपको जनता से मतलब है, ना आपको देश से मतलब था, ना प्रदेश से। कांग्रेस केवल खसोट की पर्यायवाची बंद करने गई है और ये बेमेल गठजोड़। तो आपको पल्लवी जी में बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा भी हमेशा साथ खड़ी रही, चाहे किसी भी मुसीबत से रहा। 135 करोड़ का भारतीय जनता पार्टी का परिवार है और हम वसुधैव कुटुंबकम में भावना। और आपके राजनीतिक विश्लेषक ने कहा ये पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी है और हम सबका साथ और सबका विश्वास और सबका विकास पे विश्वास करते हैं। लूट खसोट अस्थिरता फैलाना, बताइए भारतीय जनता पार्टी में इनसे प्रश्न पूछता हूँ, आपके राज्य के मुख्यमंत्री को यह नहीं मालूम कि आपका कैबिनेट मंत्री कहाँ है? बड़ी शर्म की बात होती है, आप एक प्रतिष्ठित चैनल पे बोल रहे हैं और आपके राज्य के को नहीं मालूम कि उसका कैबिनेट मंत्री विधायकों के साथ कहां चला गया, कौन सी गुफा में छुप गया, कौन सी काली कोठरी में छुप गया। आप कहते हैं भाजपा ही काम करती है, आपकी सरकार वहां है, जेल में थोड़ी ना रखा हुआ है सर, मंत्री है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जेल में बंद करके रख देंगे या किसी कमरे में बंद करके रखेंगे सारे समय अपने विधायकों और मंत्रियों को। सरकार चला रहे हैं यहाँ पर या कोई कारखाना चल रहा है? मजदूर मजदूरों की तरह रखे विधायक और मंत्री। देश की जनता का क्या भला करेगा? आप करेंगे देश की जनता का भला? सत्ता पे बैठे रहना है, किसी तरह सत्ता पे काबिज रहना है। 3 साल कट गए, 2 साल और कट गए, आपने चूरा भोंकने का काम किया। चलिए तो फिर आप बताएं ना दीक्षित जी, देवेंद्र फडणवीस क्या करने गए हैं दिल्ली? आप बताएं। चलिए, उनको तो नहीं पता था कि उनके मंत्री और विधायक कहाँ गए, आप तो बताएं फडणवीस अचानक दिल्ली क्यों गए? हर जगह समाप्त हो गई कांग्रेस, वहां भी दीक्षित साहब को जवाब नहीं देना है, आपसे कोई सवाल कर ले उसका आपको बिल्कुल जवाब नहीं देना है, अपना राग अलापते रहेंगे आप देशबंधु जी। मैं पूछ रही हूँ कि मुझे बताएं ना फडणवीस क्या करने गए हैं दिल्ली? पल्लवी जी मैंने अगर यह प्रश्न पूछा, एक मुख्यमंत्री का दैनिक कर्तव्य होता है उसका कैबिनेट मंत्री कहाँ है, उसके सहयोगी कहाँ है, आप बताइए। तो क्या यूपी में चुनावों के समय में योगी आदित्यनाथ को नहीं पता था कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ जा रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में जो आपके नेता टूट कर चले गए थे समाजवादी पार्टी में, उस समय योगी आदित्यनाथ को नहीं पता था कि कहाँ है नेता हमारे? नहीं, देखिए यहाँ योगीनाथ मुख्यमंत्री की कर्मठता ईमानदारी पर पूरे प्रदेश को विश्वास है। आपको बता दें 37 सालों में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा। और आप उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, कांग्रेस यहाँ रसातल में चली गई,
कहीं नजर नहीं आते। आपको सिर्फ यहाँ कांग्रेस अमेठी ही नजर आती है रायबरेली हर में जगह। 2 जगह थे, आपको वहां भी कांग्रेस छोड़ ही के नजर आती है चले हर गए उत्तर जगह। प्रदेश को छोड़ उसके के। अलावा आपको कुछ कांग्रेस नजर पार्टी का नहीं क्या आता। हक रहा है खान उत्तर साहब, प्रदेश में? अरे मित्र शांत हो जाओ, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। 40 अरे साल का मित्र इतिहास शांत हो है, मैं जाओ। क्या शांत हो जाऊं खान साहब? आप अरे बहुत बड़े मित्र शांत हो प्रवक्ता जाओ। बनते हो, चोरों की पार्टी के बुला के चैनल पे आप बड़े बड़े विद्वान वाले भाषण देते रहते हो। आपकी पार्टी का कैबिनेट मंत्री का पल्लवी जी, इनके जवाब दे दो, कृपया इनको शांत करवाइए एक बार। आप बोलिए, आप बोलिए, वो शांत नहीं होंगे, आप बोलिए। मेरा क्या दोष है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दीक्षित जी हो गया, सुन लीजिए, किसी और की अरे भी सुनना सीखिए। अरे अरे खान मित्र साहब। हमारे सुन लो। अरे आप मैं आपका मित्र नहीं हूँ। पहली बात तो मैं आपका मित्र नहीं हूँ। चलिए खान साहब आप जवाब दीजिए। उसके अरे बाद मैं त्रिपाठी जी का विरोध करूंगा। बीजेपी के नेताजी सुन लीजिए। सुनिए, कार्ड की आड़ी बार बार नहीं चढ़ती। अरे आपने बीजेपी जनादेश का अपमान करके सरकार तो बना लीजिए इनके प्रकार। अरे सरकार झपड़ झपड़ टूटी हुई नाव है, सुई नाव और नहीं होगी। अरे बीजेपी के सिपाही सुन लो, सुनने की क्षमता रखो। अरे नहीं, रोड पे, अरे सुनो क्षमता रखो, सुनो सुनो, अरे रोड पे दंगा करते ही हो, कम से कम टीवी पे आके दंगा मत करो। कुछ भी बोलना नहीं, टीवी पे आके दंगा मत करो, के साथ वादे किया करो। भाजपा ये भाजपा वो आप सुनो पहले, अरे आप पूरी बात सुनो। नहीं, पहले बात तो शब्द हो रही, क्यों सुनूं मैं आपकी बात? चैनल पे भर भर के पल्लवी जी, इनकी मानसिकता यही रही कि ये हिंदुस्तान 2014 के बाद बना है और ये 37 साल के बाद यूपी में कोई मुख्यमंत्री आया है, इससे पहले कोई नहीं था। कुछ भी विकास नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुए। अरे तुमने देश का बेड़ा गर्क किया, शर्म करो, शर्म करो। अगर पड़ोस में पानी है तो डूब के मर जाओ उसमें। दीक्षित जी, खान साहब अब रुक जाइए, रुक जाइए सर, दोनों की आवाज डाउन करानी पड़ेगी, शांत हो जाएं। आनंद जी, अगले कितने दिन महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र के लिए? अगले 2-3 दिन काफी महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र के लिए, और इन 2-3 दिनों में महाराष्ट्र में काफी कुछ घटने वाला है। देखिए, शिवसेना अपने मैनेजमेंट में लगी हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि शिवसेना इस बार मैनेज कर पाएगी अपनी पार्टी को, क्योंकि उद्धव ठाकरे से भरोसा उठ रहा है लोगों का। उद्धव ठाकरे अपनी जमीन खो रहे हैं महाराष्ट्र में और अपनी पार्टी में भी। तो अब उनके खिलाफ खड़े होने के लिए कोई चाहिए था, वो नजर आया विधायकों को एकनाथ शिंदे के तौर पर। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे के पक्ष में कई सारी चीजें हैं। एक तो मराठा हैं, किसान हैं और पढ़े लिखे हैं, तो ये 2-3 बातें जो उनके साथ आ रही हैं और वो विधायकों में एक भरोसा जागृत कर रही है। उसके साथ ही वहाँ की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का सपोर्ट है एकनाथ शिंदे के पास इस वक्त, और वो विपक्षी पार्टी इस चीज को निश्चित तौर पर इस सरकार के अंतरकलह को और शिवसेना के अंतरकलह को हवा देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वर्तमान गृह मंत्री का जिस तरीके से अपमान उद्धव ठाकरे ने किया था, गृह मंत्री उसको भूले नहीं है और गाहे बगाहे उन्होंने अपने दर्द को जाहिर किया है, तो वो भी इस मौके को नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए निश्चित तौर पर मानिए कि शिवसेना के लिए ये मैनेज करना अब असंभव सा लग रहा है। अगर कुछ मैनेज हो जाता है तो ये बड़ी बात हो सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले 3 सालों से चले आ रहे हैं और जो वो हो रहे हैं, इसका एक असर ये भी हो सकता है कि शिवसेना के साथ साथ राजसपा में भी कुछ उदयबुन उछाड़ पछाड़ की स्थिति बन सकती है। ये भी इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस तो सबसे कमजोर कड़ी है ही, पूरे देश में कांग्रेस काफी कमजोरी की स्थिति में नजर आ रही है। तो अगर कुछ हो सकेगा तो कांग्रेस के लोग भी उस मलाई को पाने के लिए, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के महाराष्ट्र के विधायक जो हैं वो कुछ 2, 4, 6, 10 की संख्या में पीछे हटने को मजबूर हो सकेंगे, वो भी इस रास्ते की तरफ बढ़ चलेंगे। तो इस शिवसेना की छूट में या शिवसेना में आए इस बवाल में, मचे बवाल में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को भी इससे उनके घर भी टूट सकते हैं, उनके यहाँ भी सुराग हो सकता है। और निश्चित तौर पर वहाँ की विपक्षी पार्टी जो है, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, वो इसके लिए उत्सुक होगी और वो अपने प्रयास भी कर रही है। पर्दे के पीछे है, लेकिन वो प्रयास जारी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
और अब करना भी चाहिए। आज की रीत यही हो गई है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भाजपा के जो आपके पास उपलब्ध हैं वो शायद बंगारू लक्ष्मण को याद नहीं होगा उनको, है ना, ठीक है, बंगारू लक्ष्मण याद नहीं होंगे जो कैमरे पर पैसा लेते हुए पकड़े गए थे, वो बात नहीं करेंगे, वो बात नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए मैं कोई किसी की खिड़की का शीशा बंद नहीं है, सबके खिड़की के पत्थर से। बिल्कुल सर, और अब यही देखना है कि बात होती है क्या अब महाराष्ट्र में नया राजनीतिक भूचाल आ पाएगा। खान साहब, मैं माफी चाहूंगी क्योंकि समय कम है, इसलिए अब आपको मौका नहीं मैं दे पाऊंगी। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। और महाराष्ट्र में आने वाले कुछ दिन काफी महत्वपूर्ण है, बड़ा राजनीतिक फेरबदल महाराष्ट्र में हो सकता है। और अब ये देखने वाली बात रहेगी कि जो सेंध महाराष्ट्र सरकार में लगाई गई है, क्या उसे समय रहते शिवसेना संभाल पाएगी या फिर नहीं। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।